हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र का लेसन 4। क्लास 12 अकाउंटेंसी का लेसन 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यह वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में मैं आप लोगों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी, पूरा फॉर्मूला, पूरा न्यूमेरिकल्स, पूरा एमसीक्यूज, वन वर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, सब तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेने के बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप इजी तरीके से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी में आप लोगों को फंडामेंटल्स पढ़ा दिया है, हम लोग बीएमटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में 4 लेसन ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बिजनेस स्टडी में लेसन 1 पढ़ा दिया है। तो आप अगर क्लास 12 के बाकी भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आपको जो सब्जेक्ट्स का जो चैप्टर देखना है आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप जैसे देख सकते हैं ये चैप्टर जो है उसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, यानी कि इसको बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम लोगों को पढ़ना है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों के लिए भी ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक बार रिकॉन्स्टिट्यूशन को समझ गया तो आने वाला 4 चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड एमलगेमेशन, एक्चुअल में ये 5, मगर ये 4 चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सब के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, देखो अब अच्छा से समझ लो। फंडामेंटल में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं, तो उन्हीं लोगों के जो ग्रुप होता है उसको पार्टनरशिप कहा जाता है, उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है। तो सपोज कर लो ये 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन है 3 पार्टनर? सपोज कर लो ये 3 पार्टनर है ए, बी और सी। सपोज कर लो ये 3 पार्टनर्स मिल करके एक पार्टनरशिप फॉर्म को चलाए थे। किसको चलाए थे? एक पार्टनरशिप फॉर्म को चलाए थे। तीनों पार्टनर मिलके, ए, बी और सी, 3 पार्टनर मिलके एक फॉर्म को चलाए हैं। अब बताओ, अगर ए, बी और सी 3 पार्टनर मिलके एक बिजनेस को चलाते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए एग्रीमेंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? सर बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे तभी ना वो लोग, ये बात, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब होता है ये लोग एग्रीमेंट बनाएंगे कि किस पार्टनर का कितना कितना कैपिटल होगा, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा जाएगा, सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को किस किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो हर चीज के लिए ये लोग एक एग्रीमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब मान लो ए बी सी मिल करके एक पार्टनरशिप फॉर्म को चलाते हैं, 4-5 सालों से एक पार्टनरशिप फॉर्म को चलाते हैं और उन लोगों के बीच अपना एक एग्रीमेंट भी है जिसके बेसिस पे वो लोग फॉर्म को चलाते हैं। लेकिन अब किसी भी कारण से, हमको नहीं पता है कौन सा रीजन, लेकिन जब किसी भी कारण से पार्टनरशिप फॉर्म का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, उस एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आ जाए, किसी भी कारण से, हमको नहीं पता है क्या रीजन है, लेकिन किसी भी कारण से जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आ जाता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आने के कारण ये जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रिलेशंस बदल जाता है। किसी भी कारण से अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस आ जाए और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आने के कारण पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदल जाए या पार्टनर्स
पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट रेशियो बदल जाए, पार्टनर्स के बीच क्या बदल जाए, प्रॉफिट रेशियो बदल जाए, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसे ही, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल बात है, पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं, जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, किसी भी कारण से अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस आ जाए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल जाए, तो इसे ही हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अब जब कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलता है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलने से पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन बदल जाता है। खासकर पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। इसे ही हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्मल मतलब होता है कि पुराना जो फार्म है, पुराना जो बिजनेस है, वो बिजनेस चेंज हो गया और फिर से एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस बंद नहीं हुआ, बिजनेस फिर से रीस्टार्ट हुआ। किसी बिजनेस का चेंजेस होना और चेंज होने के बाद बिजनेस को रीस्टार्ट करना, बिजनेस का रीस्टार्ट करना ही रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। आ गया समझ में? सिंपल वर्ड में बार बार इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन को समझना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन। जब कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आ जाए और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आने के कारण पार्टनर्स का रिलेशन बदल जाए, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, जिसके वजह से फार्म को दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता है, तो इसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म कहा जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फार्म का दोबारा से रीस्टार्ट होना। क्या होना? रीस्टार्ट होना। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब आ गया समझ में। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग है यहां पे। ठीक है, तो देखो यहां ध्यान से देखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में क्या बोला। ए चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर किसी भी कारण से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आ जाए और उस चेंज के कारण ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जिसके कारण से जो एग्रीमेंट था पहले वो एग्रीमेंट अब एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। किसी भी कारण से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आ गया, जिसके कारण पुराना वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो गया और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, दिस न्यू एग्रीमेंट चेंज रिलेशनशिप अमोंग द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और ये जो नया एग्रीमेंट है इसके कारण पार्टनरशिप का जो रिलेशन है उस रिलेशन में चेंज आ जाता है। When there is change in the relationship without affecting the existence of partnership firm, it is called reconstitution of partnership firm। इसी चीज को हम लोग reconstitution of partnership firm बोलते हैं। अब देखो लास्ट में क्या बोला, एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म कंटिन्यूज एज ए न्यू और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है तो एक नया फर्म जो है दोबारा से बिजनेस को स्टार्ट करता है। देखो हिंदी में भी सेम यही बोला, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन। क्या बोला पुनर्गठन में? यहां इस चीज को याद रखना, ऐसे साझेदारी ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव आरंभ होता है। किसी भी कारण से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आ गया, जिसके कारण पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को खत्म करके नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो लास्ट सेंटेंस में हिंदी वाले सब लोग इतना याद रखना, फर्म के पुनर्गठन से साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात सदैव ही परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे ही पार्टनर्स का एग्रीमेंट बदल जाता है तो सबसे पहले जो है वो पार्टनर्स का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया। अब ये जानते हैं कि आखिरकार एक फार्म में, एक पार्टनरशिप फार्म में, एक साझेदारी फार्म पे ऐसा क्या होता है जिसके वजह से फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, फार्म पे कुछ हुआ होगा जिसके वजह से ही एग्रीमेंट बदला होगा। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है, कौन कौन सा ऐसा सरकमटेंस है, कौन कौन सा ऐसा पोजीशन है, कौन कौन सा ऐसा कोजेज है जिसके वजह से पार्टनर
पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आता है, उन सर्कमटेंस या उन कोजेस को जानते हैं जिसके वजह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आता है। तो देखो और ध्यान से समझना, यहां लिखा गया है कोजेस या सर्कमटेंसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी पुनर्गठन के अवसर या स्थितियां, क्यों ऐसा होता है या क्या ऐसे होता है जिसके वजह से साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहला, वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी क्या बोला, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर कभी भी पार्टनर्स लोग जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे, अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे समझो, सपोज कर लो ये 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाते थे, ए, बी और सी। ये लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे 3:2:1 पे, 3:2:1 पे पहले बांटते थे, लेकिन अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इन लोगों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी 1:1:1। तो बताओ पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला कि नहीं बदला? पहले किस रेशियो में बांटता था? 3:2:1। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल के क्या हो गया? 1:1:1। तो इससे पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट बदल गया और या पार्टनर्स का रिलेशन बदल गया। तो जब कभी भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो ये एक रीजन होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का, ये एक रीजन होगा पुनर्गठन होने का। समझ में आया? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना पुनर्गठन का एक कारण है। ठीक है। दूसरा रीजन है हमारा नए साझेदार के प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कभी भी एक न्यू पार्टनर को फॉर्म में एडमिट किया जाएगा तो इससे भी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। देखो कैसे, सपोज कर लो 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाते थे, ए और बी। ठीक है। अब ये लोग क्या किया, एक नया पार्टनर सी को फॉर्म में एडमिट किया, तो अब कितने पार्टनर हो जाएंगे फॉर्म में? 3 पार्टनर, ए, बी और सी। तो बताओ पहले 2 पार्टनर था और अब कितना हो गया? 3 पार्टनर। तो इससे रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा? एग्रीमेंट बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। तो एडमिशन होना भी, नए पार्टनर का एडमिशन होना भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक कारण है। ठीक है, ये भी एक कारण है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण एडमिशन भी है। ठीक है। अब 3 नंबर, वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण या निवृत्ति, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण है। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? ए, बी और सी, सपोज कर लो ये 3 पार्टनर मिलकर एक फार्म को चलाते थे। अब क्या कर रहा है, फार्म को जो है ना वो आर, फार्म को सी जो है वो सी फार्म को छोड़ के चला गया, यानी फार्म को छोड़ के सी चला गया, सी रिटायर कर गया। अब जब सी छोड़ के चला गया फार्म को, तो फार्म में कौन कौन बच गया पार्टनर? ए और बी बचा। तो बताओ इससे रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा? एग्रीमेंट बदलेगा या नहीं बदलेगा? रिलेशन बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा सर। तो रिटायरमेंट होना भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक कारण है, रिटायरमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक कारण है। इसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी साझेदार की मृत्यु। रिटायरमेंट और डेथ लगभग सिमिलर है, अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाता है तो इससे भी फॉर्म का जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है 2 या 2 से अधिक साझेदारी फार्मों का एकीकरण, एमेलगेमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फार्म। देखो सपोज कर लो कि ये 2 अलग अलग फार्म था, एक फार्म था ए और बी का, एक फार्म किसका था? ए और बी का, और एक फार्म था सी और डी का। 2 अलग अलग फार्म थे। अब ये दोनों फार्म मिल करके एक नया फार्म को चलाया, ए, बी, सी, डी, एक नया फार्म बनाया। तो ये भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक कारण है। यानी बच्चा लोग याद रखना, साझेदारी फार्म का पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का 4-5 कारण होता है। एक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया तो इससे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, एडमिशन होने से होगा, रिटायरमेंट होने से होगा, किसी पार्टनर का डेथ होने से होगा, या एमेलगेमेशन एकीकरण होने से होगा। ये 5 सर्कमटेंसेस है जिसके वजह से पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान से समझना,
कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है इसमें ये जो 4 पॉइंट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये 4 चैप्टर आपको अकाउंट्स में कंटिन्यूसली पढ़ने हैं। क्लास 12 के अकाउंटेंसी में ये चारों चैप्टर पढ़ना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर अलग से एडमिशन पढ़ना है, फिर अलग से रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फिर अलग से डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो सबसे पहले आज जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। ठीक, अब जानते हैं कि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि जब कभी भी पार्टनर्स लोग पहले जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे, अगर किसी भी कारण से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है तो यही कहलाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे 3 पार्टनर थे, एक्स, वाई और जेड, 3 पार्टनर थे। सपोज कर लो इन लोगों का पहले का रेशियो था, पहले था इन लोगों का रेशियो 3:2:1। अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि रेशियो इक्वल होगा, यानी 1:1:1। तो बताओ इससे जो है उन लोगों का जो है रेशियो बदला या नहीं बदला। पहले 3:2:1 था, अब 1:1:1 हो गया, रेशियो बदल गया। तो यही चीज कहलाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अब हम लोग डीपली में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होता क्या है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने टाइप का होता है। जैसे अगर हम अभी आपसे पूछे कि यहां जो एक वर्ड यूज किया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात। तो सबसे पहला सवाल मेरा यह बनता है कि रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। पार्टनरशिप में रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चा, एकदम अच्छा से समझना। एक बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स लोग आपस में जिस हिस्से में बांटता है, एक बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ, एक फार्म में जो भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स लोग आपस में जिस हिस्से में बांटता है उसे ही हम लोग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। एक पार्टनरशिप फार्म में जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स लोग आपस में जिस हिस्सा में लेगा वही हिस्सा उन लोगों का रेशियो कहलाता है, यानी अनुपात कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे देखो सपोज कर लो ये एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। सपोज कर लो 3:2:1। अब इन लोगों को मान लो फार्म में प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, तो अब एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, वाई को कितना प्रॉफिट मिलेगा और जेड को। तो देखो 60,000 का प्रॉफिट है तो 60,000 का प्रॉफिट को ये तीनों पार्टनर बांटेगा, 60,000 का प्रॉफिट को तीनों पार्टनर बांटेगा। लेकिन किसको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा आओ जानते हैं। तो एक्स है, एक्स का शेयर होगा यहां 3 और ये पूरा जुटता है तो एक्स का शेयर होगा 3/6। वैसे ही 2 का शेयर, वाई का शेयर है 2 और पूरा जुड़ेगा तो 6। वैसे ही सी का शेयर होगा 1/6 मिलेगा। तो जब इसको काटा जाएगा तो एक एक्स को मिलेगा 30,000, वाई को मिलेगा 20,000 और जेड को मिलेगा 1,000। तो पार्टनर्स लोग बताओ, पार्टनर्स लोगों को प्रॉफिट हुआ था 60,000, उसको वो लोग किस रेशियो में बांटा, 3:2:1 के रेशियो में बांटा। तो इतना इतना उन लोगों को प्रॉफिट मिला, इसी चीज को हम लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब डीपली में आप लोगों को बताते हैं कि रेशियो कितने तरीके का होता है और उन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, इसको अच्छा से समझना। ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो समझ गए बहुत कुछ समझ गए। और मैं आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट्स में कभी भी रट्टा नहीं मरवाऊंगा, मेरा मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट पे। आप कॉन्सेप्ट को जितना इजी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे आपका उस सब्जेक्ट्स पे कमांड, उस चैप्टर पे कमांड उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो समझो, रेशियो समझ गए। अब थोड़ा सा रेशियो का टाइप समझो कि कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं। तो देखो ये जो बेसिकली ये जो रेशियो है, ये रेशियो होता है 4 टाइप का। रेशियो कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का। पहले इतना याद रखो, रेशियो 4 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है आपका ओल्ड रेशियो। सबसे पहला क्या होता है आपका, सबसे पहला होता है आपका ओल्ड रेशियो। दूसरा होता है आपका सेक्रीफाइस रेशियो। तीसरा होता है आपका न्यू रेशियो और चौथा होता है आपका गेनिंग रेशियो।
ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। क्लियर है? कौन कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो को हिंदी में बोला जाता है पुराना अनुपात, सेक्रीफाइस रेशियो को बोला जाता है त्याग अनुपात, न्यू रेशियो को बोला जाता है नया अनुपात और गेनिंग रेशियो को बोला जाता है लाभालाभ अनुपात। अब इन सारे रेशियो का आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला पूछता है। तो मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को रट्टा नहीं मरवाऊंगा, मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को जो है वो इजी तरीके से कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। एकदम एक बार कॉन्सेप्ट याद रखो, कभी भी आपको फॉर्मूला में कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगा। अब देखो फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, अच्छा से समझाते हैं। सपोज कर लो हम ये बोल रहे हैं कि ये आप हो। कौन हो ये आप हो, ठीक है। सपोज कर लो आपके पास 10 रुपया था। आपके पास कितना रुपया था? 10 रुपया था। क्लियर है? मान लो उस 10 रुपया में से आपने 2 रुपया किसी को दे दिया। आपके पास 10 रुपया था, उस 10 रुपया में से आपने किसी को 2 रुपया दे दिया, तो 2 रुपया घट जाएगा। 2 रुपया आपने किसी को दे दिया। 10 रुपया था, 10 रुपया में से आपने 2 रुपया किसी को दे दिया, तो अब आपके पास कितना रुपया बच जाएगा? आपके पास अब 8 रुपया बच जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। आपके पास 10 रुपया था, 10 रुपया में से आप अपने 10 रुपया में से 2 रुपया किसी को दे दिए। 2 रुपया देने के बाद कितना बचा? 8 रुपया। अब ध्यान से समझना, आपके पास पहले कितना था? आपके पास पहले 10 रुपया था। ये 10 रुपया कहलाता है आपका ओल्ड। 10 रुपया क्या कहलाएगा? ओल्ड। ओल्ड मतलब आपके पास पहले था उतना। इसके बाद अपने 10 में से आप 2 रुपया किसी को दिए, तो आप जब अपना हिस्सा किसी को दोगे तो ये जो 2 रुपया आप दिए हो ना, वो आप सेक्रीफाइस किए हो। क्या किए? सेक्रीफाइस, यानी अपना हिस्सा आप दूसरे को दिए, अपना सामान आप दूसरे को दिए, अपना प्रॉफिट आप दूसरे को दिए। तो अपना चीज जब हम दूसरे को देते हैं तो वो सेक्रीफाइस होता है। ठीक है। इसके बाद 2 रुपया देने के बाद कितना बच गया? 8 रुपया बच गया। यही 8 रुपया आपका न्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यू। बस इतना याद रखना, पहले आपके पास 10 रुपया था तो ओल्ड था, 10 में से 2 रुपया दे दिए तो 2 रुपया सेक्रीफाइस किए, 2 रुपया देने के बाद कितना बचा? 8 रुपया बचा, तो ये होगा आपका न्यू। क्लियर है? अब फॉर्मूला बताते हैं। तो बेसिकली ओल्ड मतलब आपके पास कितना रुपया था? 10 रुपया था। सेक्रीफाइस मतलब आप 2 रुपया किसी को दे दिए, इसके बाद आपके पास कितना बचा? 8 रुपया, तो न्यू। गेनिंग का मतलब है सेक्रीफाइस का उल्टा। सेक्रीफाइस मतलब होता है दूसरों को देना और गेनिंग का मतलब है आपको मिलना। तो जब सेक्रीफाइस ये 2 रुपया जब माइनस में चला जाएगा तो ये आपका गेनिंग होगा। ठीक है। अब मैं आपको डिटेल्ड में इसका है फॉर्मूला बताता हूं कि क्या होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला आओ ओल्ड रेशियो का निकालते हैं। किस रेशियो का फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला। बच्चा ध्यान से समझना, ओल्ड रेशियो का मतलब होता है, ओल्ड रेशियो मतलब इतना समझो, ओल्ड रेशियो का मतलब अभी बताए थे, ओल्ड रेशियो मतलब आपके पास कितना रुपया है? 10 रुपया। ये 10 रुपया आपका ओल्ड रेशियो है। क्लियर? अब इस माइनस वाले आइटम को हटा दो। अब 10 रुपया जो है, इनमें से, इन दोनों में से 2 रुपया और 8 रुपया, इन दोनों में से क्या करोगे? जोड़ोगे या घटाओगे तो आपका 10 रुपया आएगा। तो ओल्ड रेशियो है 10 रुपया। ओल्ड रेशियो क्या है आपका? 10 रुपया। और ये 10 रुपया आपको कब मिलेगा? जब आप किसको किसको जोड़ोगे? 8 रुपया और 2 रुपया को जोड़ोगे। 10 रुपया कब आएगा? जब 8 रुपया प्लस 2 रुपया करोगे। तो 8 रुपया में कौन सा रेशियो है? 8 रुपया में आपका न्यू रेशियो। तो 8 रुपया की जगह लिखेंगे न्यू रेशियो, और प्लस 2 रुपया में आपका कौन सा रेशियो है? सेक्रीफाइस रेशियो। तो 2 रुपया में आपका है, यह है आपका सेक्रीफाइस रेशियो। तो लो जी, बन गया फॉर्मूला। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो। एक बार मेरे साथ बोलो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब 10 रुपया। 10 रुपया कैसे आएगा? जब 8 रुपया और 2 रुपया को जोड़ेंगे। 8 रुपया मतलब न्यू रेशियो, 2 रुपया मतलब सेक्रीफाइस रेशियो। तो जब न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइस रेशियो करेंगे तो ओल्ड रेशियो आएगा। क्लियर है? वेरी सिंपल, देखो कितना इजी है। अब ओल्ड रेशियो के बाद आते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में। ओल्ड रेशियो के बाद आते हैं, अब आओ आते हैं हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में। तो बच्चा सेक्रीफाइस रेशियो बोले तो कितना रुपया? सेक्रीफाइस रेशियो बोले तो 2 रुपया। देखो सेक्रीफाइस रेशियो मतलब 2 रुपया, अपना 2 रुपया आप दूसरे को दिए हैं,
तो 2 रुपया आपका कैसे आएगा? तो जब आप 10 रुपया में से 8 रुपया को माइनस करोगे तो आपका 2 रुपया आएगा। तो 2 कैसे आएगा? जब आपका आप 10 माइनस 8 करोगे तो 2 आएगा। तो 10 माइनस कर रहे हैं तो 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है ओल्ड रेशियो, यानी 10 की जगह लिखाएगा ओल्ड रेशियो और इससे माइनस करेंगे हम लोग 2 रुपया यानी कि न्यू रेशियो। तो लो जी, बन गया फॉर्मूला ये भी। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो 2 रुपया है, 2 रुपया कैसे आएगा? तो जब 8 रुपया माइनस 10 रुपया माइनस 8 रुपया करेंगे तो 2 रुपया सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। क्लियर? अभी आप लोगों को भले ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब आप इसको एक बार खुद से लिखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि रेशियो वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, कोई दिक्कत है या डाउट है, जरूर कमेंट करके मुझे बताना। अब आते हैं 8 रुपया में। 8 रुपया मतलब न्यू रेशियो। 8 रुपया का मतलब है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? तो न्यू रेशियो मतलब 8 रुपया। 8 रुपया कैसे आएगा? जब 10 रुपया माइनस 2 रुपया करेंगे तब 8 रुपया आएगा। तो 10 रुपया बोले तो 10 रुपया बोले तो कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। 10 रुपया बोले तो ओल्ड रेशियो और इससे माइनस करेंगे हम लोग 2 रुपया को, यानी माइनस करेंगे हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो को। कौन सा रेशियो को? सेक्रीफाइस रेशियो को। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब सबसे लास्ट में बच जाता है गेनिंग रेशियो। सबसे लास्ट में कौन सा बच जाता है? गेनिंग रेशियो। बच्चा गेनिंग रेशियो के लिए बस इतना याद रखना, सेक्रीफाइस रेशियो का उल्टा होता है गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस का उल्टा। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसको पलट दो और ऐसे भी समझो, ये माइनस 2 रुपया लाना है। गेनिंग रेशियो का मतलब है माइनस 2 रुपया। तो माइनस 2 रुपया आपको कैसे आएगा? जब आप 8 माइनस 10 करोगे। 8 का मतलब है न्यू रेशियो, 10 का मतलब है ओल्ड रेशियो, यानी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप गौर करना तो ये पाओगे कि सेक्रीफाइस रेशियो का उल्टा होता है गेनिंग रेशियो। ठीक है? आ गया समझ में? आशा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको रेशियो का जो है वो पूरा फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे, ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि समझ में आया या नहीं आया और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा, जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है? और पूरा फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि इसी फॉर्मूले का जरूरत आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी चैप्टर में जो है आगे आपको पढ़ने वाला है। अब इस चैप्टर से आपको किस तरीके का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को डेफिनेटली पूछेगा। 2.50 यानी कि 2.5 नंबर का क्वेश्चन रेशियो वाला जो है वो पूछा जा सकता है। तो रेशियो वाला क्वेश्चन किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, आओ बताते हैं। एक क्वेश्चन, ये है मेरा एक क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला X and Y आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। हिंदी में भी समझ लो, X और Y एक फार्म में पार्टनर है जो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं? 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे। अब बोला विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। और अब 1 अप्रैल 2019 से वो लोग डिसाइड कर रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो हमको क्या बोला? डिटरमाइन ईच पार्टनर सेक्रीफाइस और ड्यू इन चेंज रेशियो, यानी आपको एक एक पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने बोला। बहुत ज्यादा कलरफुल हो गया। सेक्रीफाइस रेशियो और कौन सा रेशियो निकालने बोला? गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है। क्लियर है? अब अच्छा से समझना मेरा बात। अब आपको क्वेश्चन में जब कभी भी सेक्रीफाइस या गेनिंग बोलेगा तो आप हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। कौन सा रेशियो निकालना? सेक्रीफाइस रेशियो। तो ध्यान से समझना, सेक्रीफाइस रेशियो तो सबसे पहले जो एक्स और वाई पार्टनर है वो लोग क्या बोला था, कौन सा रेशियो में बांटता था? पहले 2:1 पे, और अब डिसाइड कर रहा है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वली। तो याद रखना कि पहले जिस रेशियो में बांटता था वो ओल्ड रेशियो है और अब जिस रेशियो में बांटेगा वो न्यू रेशियो है। या अगर इतना याद ना रहे तो ऐसे समझ लेना कि सबसे पहले जो रेशियो दिखेगा
वो ओल्ड होगा, उसके बाद जो रेशियो दिखेगा न्यू। सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिखता है, इसके बाद न्यू रेशियो, इतना याद रखो। या सबसे पहले पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो होगा और नया जो होगा वो न्यू होगा। तो सबसे पहले हम डीपली में समझा रहे हैं, आप चाहे तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको डीपली में समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिख लेना इस तरह से, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम डीपली लिख रहे हैं। ओल्ड रेशियो कितना है एक्स एंड वाई का, 2:1, तो यहां लिखेंगे 2:1। अब न्यू रेशियो बोला इक्वली, तो न्यू रेशियो भी लिखते हैं, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इक्वल मतलब अगर दो पार्टनर है एक्स और वाई तो इक्वल का मतलब है 1:1, तो इक्वल हो गया 1:1। अगर तीन पार्टनर होता ए बी सी तो न्यू रेशियो होता 1:1:1। ठीक है, जितना पार्टनर उतना 1 डाल देना, तो ये न्यू रेशियो है। अब हमको सेक्रीफाइस रेशियो मांगा, तो जो रेशियो मांगेगा उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताए थे, सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब होता है 2 रुपया। 2 रुपया कैसे आएगा, 10 रुपया माइनस 8 रुपया। 10 रुपया है ओल्ड रेशियो, 8 रुपया है न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम थोड़ा शॉर्टकट बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है वो बना सके। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे दोनों का, एक्स का भी और वाई का भी। तो पहले निकालते हैं एक्स का, तो यहां लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू, एक्स का ओल्ड रेशियो, तो देखो ये यहां पे एक ओल्ड रेशियो है और ये देखो यहां एक्स का है, तो एक्स का ओल्ड रेशियो ये एक्स का है, ये वाई का है। तो एक्स का क्या है, ये 2 है, तो ओल्ड रेशियो होगा 2 बाय, इन दोनों को जोड़ के 2 और 1 3, तो 2/3 हो गया ओल्ड रेशियो। फिर माइनस करेंगे न्यू रेशियो, तो ये न्यू रेशियो है, पहले एक्स का न्यू रेशियो, तो एक्स का 1 है, 1/2, ये हो गया न्यू रेशियो। अब बच्चा इतना याद रखना कि नीचे वाले का अंश और हर होता है ना, तो नीचे वाले का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। हमेशा याद रखना नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो यहां पे 3 और 2 इन दोनों का क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा तो ठीक है, अगर एलसीएम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ बच्चा, क्या 3 और 2 का एलसीएम होगा, नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को, तो कितना आएगा 6, यानी 2 और 3 का एलसीएम मेरा 6 आएगा। क्या आएगा 6, इतना याद रखना। चलो 6 आएगा, तो यहां पे हम लिख दिए 6। अब क्या करेंगे, नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। रुको 1 मिनट, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज करते हैं। यहां पे मेरा हो गया 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये याद रखना कि ये जो 3 है, इस 3 से इस 6 को डिवाइड लगाया जाता है, तो 3 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। अब ये 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझ लो कॉन्सेप्ट। पहले 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। अब इस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में क्या है 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। एक बार और समझा दे रहे हैं, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो यहां पे 2 लिख देना इनटू, फिर ऊपर में 2 है तो 2 का 2 लिख देना। एक बार डीपली समझा दे रहे हैं। फिर ये माइनस सिंबल है, माइनस डालना, फिर वही करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 बार में कटेगा, 3 लिखना इनटू, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना 1 से। ठीक है, समझ में आया। डीपली में समझा रहे हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस बताएंगे वो थोड़ा सा डायरेक्ट बताएंगे, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन सा चीज कैसा आ रहा है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे 6 का 6 होगा। अब ये 2 दूनी 4, माइनस है 3 एकम 3, तो घट जाएगा, तो ये 1/6 हो गया। क्लियर है। चलो अब ऐसे ही x हो गया, x के बाद अब किसका निकालेंगे, वैसे ही y का। तो आओ y का निकालते हैं। तो y का ओल्ड रेशियो, तो y यहां है, ये है y का ओल्ड रेशियो, ये y है। y का ओल्ड रेशियो कितना है, 1 है, 1/3 होगा। 1/3 माइनस करेंगे न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो है, ये y है, y का न्यू रेशियो है 1/2। फिर वही कॉन्सेप्ट, नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा, ऊपर 2 लिखेंगे इनटू, यहां 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 को 6 में डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा, 3 लिखेंगे इनटू, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब ये 6 का 6 होगा, ये 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, -3 इंटू 1 करेंगे 3 होगा, 1 - 3 करेंगे तो -1/6। इस 1/6 को माइनस हटाएंगे तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे। और याद रखना
कि जब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालो और सेक्रीफाइस निकालते समय जो पार्टनर माइनस में चला जाता है, ब्रैकेट में चला जाता है, वो पार्टनर गेन करता है, क्योंकि हम अभी बताए थे आपको आगे कि सेक्रीफाइस का उल्टा गेन होता है। ठीक है, तो यहां पे हम इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर हमको ये पता चला कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है कितने का, 1/6 का, और वाई गेनिंग कर रहा है, क्योंकि वाई माइनस में चला गया तो वाई गेनिंग कर रहा है कितने का, 1/6 का। इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे और यही मेरा हो गया, इस क्वेश्चन का हो गया ये आंसर। बच्चा लोग समझ में आया? इस तरीके से आपको रेशियो निकालना है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, हम जो है आप लोगों को थोड़ा डीपली तरीके से इसको बताए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब एक और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। हमसे समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप लोगों का समझना है। ये दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, बोला है 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They now the partners now decided to share future profit and loss in the ratio of 2:2:1. तो आपको निकालने बोला गया है गेन या सेक्रीफाइस रेशियो। तो पता है जब भी गेन या सेक्रीफाइस बोलेगा तो सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है आपका 3:2:1। न्यू रेशियो क्या है? 2:2:1। सबको माइनस करके क्या करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ओल्ड रेशियो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ये ओल्ड रेशियो है एक्स वाई और जेड का 3:2:1, और न्यू रेशियो है एक्स वाई और जेड का न्यू रेशियो है 2:1 है। निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले निकालेंगे हम लोग किसका? एक्स का, फिर निकालेंगे वाई का, फिर निकालेंगे जेड का। तो बताओ जब एक्स का निकालेंगे तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? यहाँ ओल्ड रेशियो है 3, और ये सब जुड़ जाएगा तो 3 दूनी 6। ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना? एक्स का 2 और 2/5 हो गया। वैसे ही y का ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पे 2/6 है, माइनस न्यू रेशियो 2/5 होगा। z का ओल्ड रेशियो है 1/6 और न्यू रेशियो होगा 1/5। अब आप इसको सोल्व कर देना, 6 और 5 का एलसीएम लेना, एलसीएम नहीं आएगा मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। अब इसको जो है वो सोल्व कर देना, x y और z का निकाल लेना। हो सकता है कि जब आप इसको बनाओगे तो कोई पार्टनर का आंसर जो है वो 0 में भी आ सकता है, किसी पार्टनर का आंसर प्लस में आएगा, जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा, जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आएगा वो गेन करेगा, और जिस पार्टनर का आंसर 0 में आएगा, जीरो का मतलब होता है ना तो वो सेक्रीफाइस किया है और ना ही वो गेन किया है, कुछ नहीं किया है। तो इसको बनाना और बना करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना। ठीक है, अब रेशियो समझ गए, टाइप्स ऑफ रेशियो, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस कर लिए। अब एक पार्टनरशिप फार्म जब चलता है तो पार्टनरशिप फार्म में सपोज कर लो कि ए बी और सी एक फार्म को चला रहा है, तो उस फार्म में उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस तो हुआ होगा, उन लोगों के पास कुछ ना कुछ तो रिजर्व रहा होगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए, या जो रिजर्व होता है उस रिजर्व को बांटने के लिए कौन सा जर्नल एंट्री बनाते हैं? तो वही बता रहे हैं यहां, जर्नल एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व, यानी ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस या ऐसा रिजर्व जो पार्टनर्स के बीच अभी तक नहीं बांटा गया है। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बांटने के लिए क्या जर्नल करेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस के लिए क्या जर्नल करेंगे, और अगर रिजर्व है तो रिजर्व के लिए क्या जर्नल एंट्री बनाया जाता है। तो देखो अच्छा से समझा रहे हैं, अगर फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर फार्म को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बांटने का क्या जर्नल एंट्री बनता है? तो प्रॉफिट बांटने का जर्नल एंट्री होता है, ध्यान से समझना, प्रॉफिट बांटने का जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में ये नरेशन लिखा हुआ है। अच्छा, अगर प्रॉफिट बांटेंगे तो जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? तो प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अच्छा, प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री, और समझो अगर लॉस होता तो जस्ट इसका अपोजिट,
प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होता तो उल्टा एंट्री को पलट देते, तो लॉस होता तो जर्नल एंट्री इसका बनता पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री बनता उल्टा उसका, ठीक। और अगर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके का रिजर्व है, जर्नल रिजर्व, रिजर्व क्या होता है ये हम आप लोगों को एडमिशन में समझाएंगे। तो रिजर्व है तो रिजर्व को बांटने का क्या जर्नल एंट्री होता है, देखो तो रिजर्व को बांटने, ये रिजर्व है, रिजर्व को बांटने का जर्नल एंट्री होता है, रिजर्व को रिजर्व बोलो या जर्नल रिजर्व बोलो, तो जर्नल एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको भी किस रेशियो में बांटेंगे, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस का जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस होगा तो जर्नल होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व होगा तो जर्नल एंट्री होगा जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन सभी को किस रेशियो में बांटेंगे, तो इन सभी को ओल्ड रेशियो में बांट के दिखाएंगे, ठीक है। अब आओ एक क्वेश्चन से के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं, ये देखो क्वेश्चन समझा रहे हैं, बोला गया है सत्यम एंड शिवम आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, उन लोगों के पास प्रॉफिट कितना है 40,000 का, एंड द जर्नल रिजर्व है 10,000 का, यानी ओल्ड रेशियो है 3:1 और प्रॉफिट हो रखा है 40,000 का और जर्नल रिजर्व है 10,000 का, और उसी के लिए आपको रिकॉर्ड करने के लिए क्या मांगा, जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला। तो आओ जर्नल एंट्री आप लोग इसको फॉर्मेट में बनाना, लेकिन हम आपको बिना फॉर्मेट का डायरेक्ट बताते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस है, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट है 40,000, तो पहले प्रॉफिट बांटेंगे, तो प्रॉफिट बांटने का देखो जर्नल एंट्री अभी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आओ प्रॉफिट बांटते हैं। तो प्रॉफिट बांटने का जर्नल एंट्री होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दोनों पार्टनर्स का नाम क्रेडिट में दिखाओ, पार्टनर कौन कौन है, सत्यम और शिवम, तो इन दोनों का नाम क्रेडिट में होगा, तो जर्नल एंट्री होगा टू सत्यम्स कैपिटल अकाउंट, सत्यम्स कैपिटल अकाउंट, और टू शिवम कैपिटल अकाउंट, टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, यहां आप लोग नरेशन लिख देना, बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू बोथ पार्टनर। अब बांटते हैं तो प्रॉफिट कितना हो रखा है 40,000, 40,000 को ओल्ड रेशियो 3:1 में बांटेंगे, तो इसको मिलेगा 30,000 और इसको मिलेगा 10,000, बांट दिए। अब जर्नल रिजर्व है 10,000 का, देखो यहां जर्नल रिजर्व है 10,000, तो जर्नल रिजर्व का जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर में है सत्यम, तो सत्यम्स कैपिटल अकाउंट, और टू शिवम कैपिटल अकाउंट, टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ प्रॉफिट कितने, जनरल रिजर्व कितने का है 10,000 का, 10,000, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:1, तो 3:1 में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो ये 8 बार में, ये 10,000, एक मिनट काट के दिखाते थोड़ा, 10,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 या 75, यानी 7,500 और 2,500, इतना इन दोनों को काट के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री है प्रॉफिट बांटने का, और ये जर्नल एंट्री है जर्नल रिजर्व बांटने का, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लॉस होता तो लॉस को बांटने का जर्नल एंट्री दिखा देते, ठीक है, आया समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को हम समझाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सभी चैप्टर में इस अकाउंट का जरूरत पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को बोला जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नाम याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
रिवैल्यूएशन को हिंदी में बोला जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बोला जाता है लाभ हानि समायोजन खाता। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से समझो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी लाभ हानि समायोजन खाता क्या होता है। ध्यान से समझो, सपोज कर लो ये तीन पार्टनर मिलके ये लोग बिजनेस चलाया था, ए बी और सी। ये तीनों पार्टनर मिल करके एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाते हैं। किसको चलाते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। मान लो ये लोग जो पार्टनरशिप फार्म को चलाते होंगे, मान लो कि 5 साल से पार्टनरशिप फार्म को चला रहे हैं। कितने ईयर से, 5 साल से चला रहे हैं। तो बताओ अगर ये 5 साल से अगर पार्टनरशिप फार्म को चला रहे हैं तो इन पांचों का बिजनेस में कुछ ना कुछ कैपिटल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इन 5 ईयर्स के दौरान इन लोगों का बिजनेस में कुछ ना कुछ एसेट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इन तीनों का फार्म में कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया जाता है, मान लो तो उन फार्म में कैपिटल होगा, एसेट होगा, लाइबिलिटीज होगा। अब ध्यान से समझ लो होगा क्या कि मान लो आज है, सपोज कर लो कि ये है 2020, ठीक है, और ये हो गया 2021। ध्यान से समझना, सपोज कर लो 2 साल बिजनेस चला है, 2020 और 2021। अब जब 2021 में आए हैं तो पार्टनर लोग डिसाइड कर रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलेगा। किसको बदलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, यानी फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब जब फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा उस समय हमको एक बात बताओ, फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, फार्म को दोबारा से जब रीस्टार्ट किया जाएगा तो उस समय पार्टनर्स लोग ये कैलकुलेट करना चाहता है कि पिछले साल या पहले जो कैपिटल, जो एसेट और जो लाइबिलिटीज पहले था, आज उसका कितना वैल्यू हो गया है। क्योंकि जब फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पार्टनरशिप फार्म का कुछ कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है, कुछ एसेट्स जो है वो बढ़ जाता है, कुछ लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ जाता है। तो आखिरकार फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कौन सा एसेट कितना रुपया से बढ़ा है या घटा है। बढ़ने का मतलब होता है इंक्रीज होना, एप्रिशिएट होना, घटने का मतलब होता है डिक्रीज होना या डिप्रिशिएट होना। तो पार्टनर्स ये जानना चाहता है कि जब फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया तो उस समय स्पेशली कौन सा एसेट और कौन सा लाइबिलिटीज कितना रुपया से इंक्रीज हुआ है या कितना रुपया से डिक्रीज हुआ। कौन रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पे कौन सा एसेट और कौन सा लाइबिलिटी कितना रुपया से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ये पता लगाने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। ये एक अकाउंट बनाया जाता है, उसी अकाउंट को क्या बोला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट को तब बनाया जाता है जब पार्टनरशिप फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाया जाता है, एसेट और लाइबिलिटीज को, कैपिटल को नहीं, एसेट और लाइबिलिटी को, कैपिटल को नहीं। एसेट और लाइबिलिटीज में भी उन्हीं एसेट और उन्हीं लाइबिलिटीज को दिखाएंगे जिस एसेट और लाइबिलिटी का अमाउंट या तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, या तो जिसका अमाउंट डिक्रीज होगा। यानी जिसका अमाउंट या तो फिर बढ़ा होगा या तो फिर जिसका अमाउंट क्या हुआ होगा, घटा हुआ होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको पार्टनरशिप फार्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ऐसे एसेट और ऐसे लाइबिलिटीज को दिखाया जाता है जिसका अमाउंट या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, और जो एसेट और लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं क्योंकि एसेट और लाइबिलिटीज के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कभी कभी पार्टनर को प्रॉफिट होता है तो कभी कभी पार्टनर को लॉस होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको यह तो बताएगा कि कौन सा एसेट या कौन सा लाइबिलिटी कितना रुपया से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, यह तो बताएगा, और साथ साथ यह भी बताएगा कि उससे किस पार्टनर को कितना का प्रॉफिट मिला और कितना का लॉस मिला, यह भी बताएगा।
चूंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताता है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछेगा ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, यानी नाम मात्र खाता है। नॉमिनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि ये पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताता है। ये होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पूरा डीपली में मैं आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट का थ्योरी समझा दिया हूं। अब आप चाहे तो ये देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका थ्योरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो भी चीज बताया वही चीज यहां पे डिट्टो लिखा गया है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के डीपली में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए ये सेंटेंस जरूर याद रखना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना कि पुनर्मूल्यांकन खाता को लाभ हानि समायोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। इस सेंटेंस को याद रखना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में बनता कैसे है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना अगर आप सीख गए तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगता है। बोर्ड में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग अच्छे से समझना। मैं आप लोगों को एकदम डिटेल्ड में, एकदम बारीकी से रीवैल्यूएशन अकाउंट समझाता हूं, जिससे आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट एकदम इजी मक्खन मलाई की तरह समझ में आ जाएगा। चलो आओ, ये देखो, ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां लिखे हैं फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप चाहें तो इसके नीचे ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं फॉर द ईयर इंडेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? तो बेसिकली लेफ्ट साइड में डेबिट होता है पार्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड में डेबिट होता है डेबिट, और राइट साइड में होता है क्रेडिट। अब मेरा सबसे पहले बात इतना याद रखो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट रट्टा नहीं मारना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझना है। अब देखो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, अच्छा से समझना। सुनो, कभी भी कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो आपको यह देखना है कि एसेट और लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होना आपके लिए क्या है, पार्टनर के लिए क्या है। वो एसेट इंक्रीज होगा तो पार्टनर के लिए क्या है, एसेट डिक्रीज होगा तो पार्टनर के लिए क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो पार्टनर के लिए क्या है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो पार्टनर के लिए क्या है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब पहले यह समझ लो कि अगर मान लो कोई भी एसेट अगर इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, और अगर कोई भी एसेट अगर डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, या कोई भी जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज अगर कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, या कोई भी जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज डिक्रीज होगा तो क्या होगा। बेटा एक सवाल है आप लोगों से, एक सवाल है, एकदम अच्छे से समझना। हम बोलते हैं कि मान लो अगर आपके पास एक बिल्डिंग था पिछले साल 1 लाख का, आपका एक बिल्डिंग पिछले साल 1 लाख का था, आज वो बिल्डिंग 2 लाख का हो गया, तो बताओ आपका एसेट बढ़ा या घटा? बिल्डिंग एसेट होता है, पिछले साल 1 लाख का था और आज वो 2 लाख का हो गया, यानी बिल्डिंग आपका बढ़ गया। यानी अब जब मार्केट में जाके उस बिल्डिंग को बेचोगे तो आपको 2 लाख मिलेगा। बिल्डिंग पिछले साल 1 लाख का था और अब हो गया 2 लाख का, तो बिल्डिंग 1 लाख से बढ़ गया। तो जब कोई भी एसेट इंक्रीज होता है, कोई भी एसेट बढ़ता है, तो इससे पार्टनर्स को गेन होता है। बेटा इस चीज को, बच्चा इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जब कभी भी कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो इससे पार्टनर को क्या होगा? गेन, और जब कोई भी एसेट डिक्रीज होगा तो इससे पार्टनर को क्या होगा? इससे पार्टनर को होगा लॉस। लॉस बोलो या एक्सपेंसेस बोलो, क्या होगा? लॉस बोलो या एक्सपेंसेस बोलो, गेन बोलो या इनकम बोलो। याद रखना, जब कभी भी कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो इससे पार्टनर को गेन होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो लॉस। अब जस्ट इसका अपोजिट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब होता है कर्जा, लाइबिलिटी का मतलब होता है वैसे बकाया पैसा जो आपको चुकाना है। तो मान लो कि आपके ऊपर एक कर्जा गिरा था 5 लाख का, पिछले साल आपके ऊपर कर्जा था 5 लाख का, लेकिन अब आपका कर्जा घट के 3 लाख हो गया।
पिछले साल चुकाना था 5 लाख, लेकिन अब वो घट के हो गया 5 लाख, 3 लाख। इसका मतलब है 2 लाख आपको कम चुकाना है। तो जब कभी भी लायबिलिटी आपका घट जाता है, लायबिलिटी डिक्रीज होता है, तो लायबिलिटी के डिक्रीज होने से पार्टनर को क्या होता है, गेन। और लायबिलिटी जब बढ़ जाएगा यानी कर्जा बढ़ जाएगा तो उससे आपको और भी ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। बस इतना याद रखना, एसेट इंक्रीज होगा तो पार्टनर को गेन होता है, एसेट डिक्रीज होगा तो पार्टनर को लॉस होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो पार्टनर को लॉस होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो पार्टनर को गेन होता है। बस इतना याद रखना है। अगर आपको यह समझ में आ गया कि कब आपके लिए इंक्रीज हो रहा है, कब पार्टनर के लिए डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आसानी से बना सकते हो। अब समझो, चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट्स ऑल इनकम एंड गेन। तो एसेट और लायबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी आपके लिए इनकम एंड गेन है, इनकम एंड गेन है, कौन भी चीज आपके लिए क्या है, इनकम एंड गेन है, जो भी चीज आपके लिए इनकम एंड गेन है, एसेट और लायबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी आपके लिए इनकम एंड गेन होगा उसको क्रेडिट में लिखोगे, और जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा, क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्रेडिट में लिखना। बस इतना याद रखना, इनकम एंड गेन को क्रेडिट में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट में। ठीक है, आओ समझते हैं। अब इसको देखो एक एक करके, अब इसका फॉर्मेट को समझो। तो देखो, सबसे पहले मान लो अगर कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे, इंक्रीज इन एसेट। कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे, अब बताओ। एसेट इंक्रीज होगा तो आपके लिए वो क्या है, इनकम एंड गेन। एसेट इंक्रीज होगा तो इनकम एंड गेन, और इनकम एंड गेन क्रेडिट में, यानी बाय इंक्रीज इन एसेट। कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। क्लियर। अब अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा तो क्या है मेरे लिए, लॉसेस है, तो लॉसेस डेबिट में लिखेंगे। एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट में, डिक्रीज इन एसेट, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट में। समझ में आ गया, एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट में। लायबिलिटी इसका उल्टा होता है, कभी भी अगर कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा लायबिलिटी तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट में दिखाएंगे, कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को डेबिट में। ठीक है। इसके बाद कभी कभी होता है किसी भी तरीके का कोई अनरिकॉर्ड एसेट मिलता है, तो अनरिकॉर्ड एसेट आपके लिए इनकम एंड गेन है, तो अनरिकॉर्ड एसेट होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय अनरिकॉर्ड एसेट के नाम से, और अगर अनरिकॉर्ड लायबिलिटी मिलेगा तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को डेबिट में दिखाएंगे टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के नाम से। इतना समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में, डिक्रीज इन एसेट डेबिट में, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में, अनरिकॉर्ड एसेट क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी डेबिट में। 6 चीज हो गया। इसके बाद कभी कभी फॉर्म में प्रोविजन काटा जाता है, प्रोविजन के बारे में आगे बताएंगे। जब भी प्रोविजन इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्रोविजन, या जब भी प्रोविजन काटेंगे तो हमेशा डेबिट में दिखाएंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, या इंक्रीज इन डाउटफुल डेब्ट्स, या इंक्रीज इन बुक डेब्ट्स, जो भी प्रोविजन कटेगा हमेशा इसको डेबिट में दिखाएंगे। प्रोविजन इंक्रीज होगा उसको भी हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या टू इंक्रीज इन बैड डेब्ट्स के नाम से। और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डिक्रीज हो गया, घट गया, तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट में। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में, डिक्रीज इन एसेट डेबिट में, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में, अनरिकॉर्ड एसेट क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी डेबिट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट में, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट में, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट में। बस हो गया। इसके बाद लास्ट में हम लोग इतना कर लेने के बाद लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने से 2 चीज होगा, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट। अब मान लो बैलेंस किए और बैलेंस करने से यह पता चल रहा है कि क्रेडिट का बैलेंस अधिक है,
क्रेडिट का बैलेंस क्या है, अधिक है, और डेबिट का बैलेंस कम आ रहा है। डेबिट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डेबिट जो घटता है, डेबिट घटने पे क्या आता है, प्रॉफिट आता है। इस चीज को याद रखना, डेबिट घटेगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। इस चीज को मेरा याद रखना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलता है। तो जब डेबिट कम आएगा तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, डेबिट कम आएगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। उसी तरह से अगर सपोज कर लो कि डेबिट अधिक आ गया, डेबिट अधिक आ गया, डेबिट अधिक आ गया, डेबिट अधिक आ गया, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस कम हो गया, क्रेडिट बैलेंस कम हो गया, तो जब क्रेडिट घटेगा तो लॉस आएगा, डेबिट घटेगा तो प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट घटेगा तो लॉस आएगा। और लॉस भी किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे। इतना समझ में आ गया, यही रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। आ गया समझ में सब चीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसको दिखाया जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसे एसेट और लायबिलिटी को दिखाएंगे जिसका अमाउंट या तो इंक्रीज करेगा या तो फिर डिक्रीज करेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसको कहां दिखाते हैं, तो रिपीट करते हैं, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में, डिक्रीज इन एसेट डेबिट में, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में, अनरिकॉर्ड एसेट क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी डेबिट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट में, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट में, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट में। इसके बाद लास्ट में जोड़ देंगे। डेबिट घटेगा, डेबिट कम आएगा तो प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड कम आएगा तो लॉस आएगा। प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इतना याद रखना, एसेट इंक्रीज होगा, कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होगा तो पार्टनर को इससे गेन होता है, कोई भी एसेट डिक्रीज होगा तो पार्टनर को लॉस होगा। ठीक इसका उल्टा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो पार्टनर को लॉस होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो पार्टनर को गेन होगा। इतना याद रखना है, ठीक है। आ गया समझ में। अब चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्ट में दिखता कैसे है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए फॉर्मेट है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, अच्छा से समझना। क्या बोला क्वेश्चन पे, बोला है P, Q and R शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। P, Q, R है, P, Q, R किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, 5:3:2 में बांटते थे। तो ये ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:3। अब डिसाइड किया कि किस रेशियो में बांटेगा, 4:3:3 पे। तो ये 4:3:3 जो है ये है आपका न्यू रेशियो। तो जब कभी भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बने बोलेगा तो ये न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा ये ओल्ड रेशियो देखना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। अब क्या बोला, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन द डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन टेकन। अब उस समय जब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उस समय क्या हुआ, ध्यान से समझना। ये यहां पे लिखा गया है एसेट और लायबिलिटी का बुक वैल्यू, और यहां लिखा गया है रिवाइज्ड वैल्यू। अब हम आपको समझाते हैं कि बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिस वैल्यू पे एसेट एंड लायबिलिटीज को लिखा गया है। एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में यानी इतना समझ लो, मेरे पास जो एसेट है, आपके पास जो एसेट है, फार्म के पास जो एसेट है, वो एसेट जितने का है वो होता है बुक वैल्यू। क्लियर। अब मार्केट में उस एसेट का जितना कीमत होगा वो कीमत होगा रिवाइज्ड वैल्यू। सपोज कर लो कि मेरे पास ओप्पो का एक मोबाइल फोन है, हम उस ओप्पो के मोबाइल फोन को पिछले साल 20,000 में खरीदे थे, वो मेरा बुक वैल्यू है। मोबाइल फोन का बुक वैल्यू मेरे लिए 20,000 है, लेकिन मार्केट में जब आज उसको बेचने जाएंगे तो क्या 20,000 है उसका कीमत, नहीं, उस फोन का कीमत आज हो गया है 16,000। तो मार्केट में वो कीमत है 16,000। तो मार्केट में जो कीमत होता है वो रिवाइज्ड वैल्यू होता है। बुक वैल्यू मतलब जो हमको पता है, रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब वो जो मार्केट में है। अब ध्यान से अच्छा से समझना, इस चीज को अच्छा से समझना। प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है। क्लियर है। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 50,000 का, और अब कितना हो गया, 40,000। सवाल है मेरा क्वेश्चन में, ठीक है। अब सवाल है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है, पहले 40,000 का था, अब पहले 50,000 का था, अब 40,000 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग भी मेरे लिए एसेट होता है,
पहले मेरे लिए 80,000 का था, अब 1 लाख हो गया। इन्वेस्टमेंट भी मेरे लिए एसेस्ट होता है, पहले इन्वेस्टमेंट था 44,000 का, अब इन्वेस्टमेंट हो गया है 50,000 का। क्रेडिटर्स मेरे सन्ड्री डेटर भी मेरे लिए एसेस्ट होता है, पहले था 1,20,000 का, अब हो गया ये 1 लाख का। ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स का मतलब लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स था मेरे लिए 1,40,000 का, अब 1,20,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटी होता है, पहले था मेरे लिए 11,200 और अब हो गया ये 12,000। तो ऐसे बोला है कि देखो ये एसेस्ट और ये लाइबिलिटी है जो पहले इतना इतना का था और अब वो उतना उतना का हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहां आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला था, लेकिन हम जर्नल एंट्री नहीं, हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझाना है, तो हम आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब इसको थोड़ा सा आप अच्छा से और बारीकी से समझोगे अब। ठीक है, रुको 1 मिनट। अब आप इसको अच्छा से और बारीकी से समझना रिवैल्यूएशन अकाउंट को। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा। ठीक, ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट फॉर्मेट हो गया, खींच गया। अब हम आपको ये बताए थे कि इंक्रीज इन एसेस्ट क्रेडिट में लिखाएगा, डिक्रीज इन एसेस्ट डेबिट में, इंक्रीज इन एसेस्ट क्रेडिट में, डिक्रीज इन एसेस्ट डेबिट में, इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट में, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड एसेस्ट क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी डेबिट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट में, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट में, डेबिट घटेगा प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट घटेगा लॉस आएगा, ऑल रेशियो में बांटेंगे, यही बताए थे। अब ध्यान से समझना, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये मेरे लिए एसेस्ट होता है। क्लियर है, एसेस्ट है। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 50,000 पहले था, और अब कितना हो गया? 40,000। तो सवाल है मेरा, पहले आपका एसेस्ट 50,000 का था और अब वो कितना हो गया? 40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा या घटा? 50,000 से 40,000 हो गया, तो कितना से घट गया? 10,000 से घट गया। तो प्लांट एंड मशीनरी घट रहा है, एसेस्ट घट रहा है, तो देखो इसको डेबिट में दिखाए हैं, टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से। कितना से घटा? 10,000 से घटा। 50,000 से 40,000 हो गया, 10,000 से घटा तो 10,000 यहां पे दिखा दिए। क्लियर? वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेस्ट होता है। पहले कितने का था? 80,000 का, अब कितना हो गया? 1 लाख। 80,000 से 1 लाख हो गया, तो ये कितना से बढ़ गया? 20,000 से बढ़ गया। एसेस्ट बढ़ गया तो क्रेडिट में दिखाते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया तो क्रेडिट में दिखा रहे हैं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 20,000 से बढ़ा तो 20,000 क्रेडिट में। क्लियर? वैसे ही इन्वेस्टमेंट एसेस्ट होता है। पहले था 44,000 का, अब हो गया 50,000, तो ये भी कितना से बढ़ गया? 44,000 से 50,000 हो गया, तो ये भी 6,000 से बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट एसेस्ट होता है, एसेस्ट बढ़ रहा है, तो देखो क्रेडिट में दिखाए हैं, बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से 6,000। क्लियर? इसके बाद सन्ड्री डेटर्स भी एसेस्ट होता है मेरे लिए। पहले 1,20,000 था, अब 1 लाख हो गया। 1,20,000 से 1 लाख हो गया, तो कितना से घट गया? 20,000 से एसेस्ट घट गया, तो डेबिट में दिखाए हैं सन्ड्री डेटर घट गया, कितना से? 20,000 से घट गया, तो 20,000 डेबिट में दिखाएं। अब ट्रेड क्रेडिटर्स मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स पहले कितना था? 1,40,000 और अब कितना हो गया? 1,20,000। 1,40,000 से 1,20,000 हो गया, यानी 20,000 से घट गया। लाइबिलिटी घट रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी घटता है तो क्रेडिट में दिखाते हैं, तो ट्रेड क्रेडिटर को क्रेडिट में दिखाएं। 1,40,000 से 1,20,000 हो गया, तो 20,000 से घट गया। वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होता है। पहले 11,200 का था, अब 12,000 हो गया, तो कितना से बढ़ गया? 800 से बढ़ गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है 800 से, तो डेबिट में दिखाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 को डेबिट में दिखाएं। क्लियर है? इतना सारा चीज को दिखाएं। अब दिखाने के बाद इसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं इसको? बैलेंस। तो अच्छा से समझना, तो क्रेडिट में टोटल देखो कितना है और डेबिट में देखो टोटल कितना है, रफ में जोड़ना। तो देखो ये 20,000, 40,000 और 6,000, 46,000 है डेबिट में, और क्रेडिट में 10,000, 20,000, 30,800। तो डेबिट में है आपका 30,800। तो बताओ क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट है 46,000, तो डेबिट में भी होना 46,000, लेकिन डेबिट में कितना है? 30,800। तो देखते हैं कितना घट रहा है, तो होना चाहिए आपका 46,000 रुपया होना चाहिए, लेकिन है कितना? 30,800 है, तो घटा देना। तो कितना रुपया घट रहा है? 15,200 रुपया डेबिट घट रहा है।
15,200। तो जब डेबिट घट रहा है 15,200, तो 15,200 का क्या आएगा, डेबिट घटेगा तो 15,200 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आप चाहें तो यहां बाहर दिखाना 15,200 का प्रॉफिट आया। इन सबको बाहर मत दिखाना, इन सबको बाहर मत दिखाना। अब 15,200 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर PQR है, किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो 5:3:2 में मिलेगा। तो देखो 5:3 में बांटा है, P को, Q को और R को। कितना, 15,200 को किस रेशियो में, 5:3:2 में। तो P को मिला है 15,200 का 5/10, Q को मिला है 15,200 का 3/10 और R को मिला है 15,200 का 2/10। यानी जब इन लोग को जब डिवाइड करेंगे तो यहां देखो कितना कितना मिला है, उसी चीज को ये बाहर दिखाया। P को मिलेगा 7,600, Q को मिलेगा 4,560 रुपया और R को मिलेगा 3,040 रुपया। इसको बाहर मत दिखाना, इसको आप अंदर में दिखाओगे। इस तरीके से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। इस क्वेश्चन को अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके रखना और इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस करना, और इसी के बेस पे आपके बुक के एग्जांपल्स में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन दिया है उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, ताकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं एक्स्ट्रा में, ये रहा, ये क्वेश्चन दे रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को मेरे लिए ट्राई करना कि इसका आंसर कितना आएगा और कमेंट करके बताना। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसका आंसर एक सेपरेट वीडियो में जो है वो बता दूंगा। ठीक है, अब जिसका इंतजार तभी से कर रहे हैं, अब वो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जो है अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन पे। तो देख लो ये ट्रू एंड फॉल्स है। तो अब आपको जो भी चीज हम लोग पढ़े, अगर वो सारा कॉन्सेप्ट याद हो गया तो एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स में सारा क्वेश्चन बनेगा, और एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स का सारा क्वेश्चन कर लिए तो आप लोगों से है वो बुक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आओ पहले ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, बोला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, नीड्स एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अदर एसेट्स। तो क्या उस समय गुडविल और अदर एसेट्स का रीवैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो उससे रीवैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ता है। तो इसका आंसर है ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज इन द रिलेशनशिप अमोंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए तो क्या इससे पार्टनर का रिलेशन नहीं बदलता है? बिल्कुल बदलता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है, रिलेशन बदलता है, और ये बोल रहा है डज नॉट चेंज, तो सर जी चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डज नॉट अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए, अगर लाभ विभाजन अनुपात बदल जाए, तो क्या इससे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है? अरे रिकॉन्स्टिट्यूशन तो होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट और एमेलगेमेशन, इन पांचों ही से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये भी गलत बोल रहा है, तो इसका आंसर है फॉल्स। 4 नंबर, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, चेंज होता है, तो क्या इससे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है? बिल्कुल होता है। तो ये ट्रू है। 5 number question, when there is a change in the relationship without affecting the existing of partnership firm, it is called reconstitution of partnership firm। बिल्कुल, ये बिल्कुल कथन सही है कि जब कभी भी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है और जिससे पार्टनर्स फर्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्या इसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे गलती से छूट गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना। क्वेश्चन में बोल रहा है पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच बांटते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर। हम अभी बताए थे, आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं सर? तो प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, यानी पुराने अनुपात में बांटते हैं। तो राइट आंसर
होगा इसका सी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है साझेदारी फार्म का पुनर्गठन होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म टेक्स प्लेस व्हेनेवर इज देयर। साझेदारी फार्म का पुनर्गठन रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? ऑप्शन ए, नए साझेदार के प्रवेश पर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? बिल्कुल होता है। पॉइंट नंबर बी, वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? बिल्कुल होता है। साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही कारण है जिससे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है फार्म के लिए आहरण पर ब्याज फॉर द फार्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज। फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? तो फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है इनकम। क्या होता है? इनकम। इनकम बोलो या फार्म के लिए क्या होता है? गेन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। 6 नंबर, वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन। बताओ, जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो इससे क्या होता है? इससे फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऑप्शन बी, फार्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्म। फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। अगर पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट अगर चेंज हो जाए तो चेंज इन एग्रीमेंट से क्या होता है? इससे फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्म, फार्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में साझेदारी समझौते में परिवर्तन से चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब बताओ, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो इससे क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होने से ऑप्शन ए, चेंज इन द रिलेशनशिप एमंग पार्टनर। क्या पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदल जाता है? बिल्कुल, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदल जाता है। ऑप्शन बी में बोला रिजल्ट इन एंड ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। क्या इससे साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है? नहीं सर, अंत नहीं होता है, बल्कि दोबारा से रीस्टार्ट होता है, बंद थोड़ी होता है। डिसॉल्व टू द पार्टनरशिप फॉर्म। क्या साझेदारी फॉर्म का विघटन यानी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाता है? नहीं सर, गलत है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने से पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? न्यूमेरिकल। तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोला गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज सैक्रिफाइस विल बी। बोला गया है दो पार्टनर है, ए और बी है। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। न्यू रेशियो है 1:1। तो बताना है कि ए कितना से सैक्रिफाइस किया, यानी बेसिकली आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने बोला। तो हम इसको डायरेक्ट बताते हैं। आप ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। और फिर न्यू रेशियो है किसका किसका? ए और बी का 1:1। तो निकालने बोला सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ ए का बोला, दोनों का बोलता तो दोनों का निकालेंगे, तो सिर्फ ए का बोला। तो ए इज इक्वल टू ए का ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस न्यू रेशियो 1/3 इज इक्वल टू, तो नीचे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 2 आया। 2 को ऊपर वाले 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, यानी ये 1/6। 1/6 ऑप्शन कहां है? 1/6 ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत सारा इसी तरीके का आपको रेशियो वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आप लोगों के लिए अभी छोड़ दूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके खुद बताओगे, ठीक है। और बनाना क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी। जब पार्टनरशिप फार्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा उस समय अगर कोई भी एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, एसेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे पार्टनर्स को क्या होता है? तो एसेट इंक्रीज होने से पार्टनर को गेन होता है।
क्या होता है, गेन। अभी अभी बताए थे, तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों को इससे लाभ होता है, तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल है, मैं आप लोगों के लिए इसको छोड़ दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। बोला गया है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द फार्म, दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. They now decided to future profit 5:4:3. X and Y sacrifice R. आपको बोला गया है तीन पार्टनर है X, Y और Z, इन तीनों का ओल्ड रेशियो दिया गया है आपको, ओल्ड रेशियो 4:3:1. इसके बाद इन तीनों का यानी X, Y और Z, इन तीनों का आपको न्यू रेशियो दे दिया है 5:4:3. ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। आपको बोला गया है सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ किसका किसका बोला है, एक्स एंड वाई, तो आप एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे। ठीक है, बनाना और बना करके जो आंसर होगा उसको टिक मार देना और हमको आंसर जरूर बता देना। 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी विल बी। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी से क्या होता है, तो अभी अभी हम लोग बताए थे अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी जो होता है, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी से पार्टनर को लॉस होता है। लेकिन अगर अनरिकॉर्ड एसेस्ट रहता, अनरिकॉर्ड एसेस्ट होने से पार्टनर को क्या होता है, गेन होता है। तो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी होने से पार्टनर को क्या होगा, लॉस होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों को हानि होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी 12 न्यूमेरिकल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम समझा दे रहे हैं, क्या बोला एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:3, यानी एक्स और वाई पार्टनर है, जिन दोनों का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 2:3। अब वो डिसाइड कर रहा है फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल होगा, यानी एक्स और वाई का न्यू रेशियो इक्वल होगा। इक्वल का मतलब है 1:1। तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोला है दोनों का। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप सेक्रीफाइस निकालोगे पहले एक्स का, फिर वाई का, और जो आंसर होगा उसको टिक करके बता देना आप। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला है ए, बी और सी फार्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश होता है तो ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फार्म। इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो फार्म का क्या होगा, तो ये जो डी नया पार्टनर जो फार्म में एडमिशन हो रहा है, नए पार्टनर का फार्म में क्या हो रहा है, एडमिशन। तो एडमिशन होने से फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टनरशिप फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, पुराने पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोला गया है पूंजी पर ब्याज को सामान्यता मानना चाहिए। जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर एज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट, लाभ में विनियोजन माना जाता है। ठीक है, फंडामेंटल का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फार्म रिजल्ट इनटू। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जब कभी भी कोई भी एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज, तो एसेट इंक्रीज होने से पार्टनर को क्या होता है, इंक्रीज होने से पार्टनर को गेन होता है, गेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये सब। 16 नंबर, साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करने से होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्ड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। अगर कोई भी अनरिकॉर्ड एसेट रहा, क्या रहा, अनरिकॉर्ड एसेट, तो जब अनरिकॉर्ड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, तो जब एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो इससे पार्टनर्स को क्या होगा, गेन होगा, गेन होगा। ऑप्शन ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, आओ 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है 17 नंबर पे साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्वों का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। जब कभी भी अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने से पार्टनर को लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर।
ठीक। 18 नंबर, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। हम अभी बताए थे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके, रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। ऑप्शन सी VBI क्वेश्चन, और हमको लगता है ये क्वेश्चन बोर्ड में आप लोगों को इस साल देगा, ठीक है, तो अच्छा से जरूर करना। ओ कहां चले गए, एक मिनट रुक जाओ जी जरा, आते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोला गया पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में मिलता है, तो अभी बताए थे किस रेशियो में मिलता है, ओल्ड रेशियो में, पुराने रेशियो में। तो ये होगा ऑप्शन ए, ओल्ड रेशियो में मिलता है, पुराना अनुपात में, ठीक है। 20 नंबर, फार्म का पुनर्गठन नहीं होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फार्म डज नॉट टेक प्लेस व्हेन देयर इट। क्या होता है वैसे जिससे पार्टनरशिप फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए पे बोला एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या एडमिशन होने से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हाँ ये तो सही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ होने से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। डी नंबर एमेलगेमेशन, एमेलगेमेशन से भी होगा। सी नंबर डिजुलेशन, डिजुलेशन मतलब होता है फार्म को बंद करना, तो फार्म को बंद करने से जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोला गया है क्वेश्चन पे ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। 3 पार्टनर है ए बी सी और डी, इन तीनों का ओल्ड रेशियो आपको दिया है इक्वली, मतलब 1:1:1:1। दे नाउ डिसाइडेड दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1:1। अब इन लोगों का न्यू रेशियो हो जा रहा है, न्यू रेशियो हो रहा है 2:1:1। तो बोला गया है हाउ मच विल सी सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोला है सिर्फ सी का। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सिर्फ सी का रेशियो निकालना। तो सी का ओल्ड रेशियो कितना होगा, 1/4 माइनस न्यू रेशियो ए बी सी का रेशियो होगा 1/2 दूनी 4 5 और 1 6। तो इसको सोल्व करना, सोल्व करके आपका जो आंसर आएगा यहां से आप उसको टिक लगा देना, ठीक है, आया समझ में। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोला गया है त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो। तो मैं इसका आंसर आप लोगों को खुद छोड़ रहा हूं, आप लोग मुझे सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 23 भी छोड़ रहे हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके खुद बताओगे। जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चंस आप लोगों को बनाना चाहिए, आप लोग को जरूर उसको सोल्व करना चाहिए, इसलिए छोड़ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको लिए छोड़ रहे हैं उसको जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी तो देखूं कि कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कौन कौन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी न्यूमेरिकल है। बोला गया है एक्स और वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हैं, 3:2 पे। तो एक्स और वाई है जिसका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है आपका 3:2, वो लोग डिसाइड कर रहा है अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली, यानी एक्स और वाई का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली 1:1। तो निकालने बोला विच पार्टनर विच सेक्रीफाइस इन विच रेशियो। तो आपको पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको बताना है कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया है, वहां से यहां से जो राइट आंसर होगा उसको यहां से टिक लगा देना। तो इसका भी आंसर जो है आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो 25 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। इफ एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू। तो मैंने अभी आप लोगों को यह बताया था, जब कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होते समय देखो यहाँ जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी क्या होता है प्रॉफिट, यहां देखो
जो भी क्या होता है प्रॉफिट, तो उन प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में है। यहां देखो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। तो यही क्वेश्चन बोला कि अगर फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो इस समय जो आपका प्रॉफिट है तो उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। किस पार्टनर के बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोज एज देयर रीवैल्यूड वैल्यूज इन, बोला गया है किस अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी को जो है उसके रीवैल्यूएशन वैल्यू पे दिखाया जाता है। तो हम सबको पता है कि जब कभी भी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जो आगे हम आप लोग को एडमिशन में पढ़ाएंगे। तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूड अमाउंट होता है तो रीवैल्यूड अमाउंट को बैलेंस शीट में यानी ऑप्शन ए आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसको हम एडमिशन में आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर, चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज, हम सबको पता है करेंट अकाउंट किस तरीके का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 27 हो गया। 28 नंबर, पुनर्मूल्यांकन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। आप लोग खुद हमको इसका आंसर कमेंट करके बताओगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। इसका आंसर कमेंट करके बताना। 29 नंबर, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखांकन समायोजित किए जाएंगे। ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर, जब कभी भी किसी भी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो किस किस चीज के लिए अकाउंटिंग होगा, क्या गुडविल के लिए होगा, बिल्कुल गुडविल के लिए अकाउंटिंग होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए भी जर्नल बनेगा, रिजर्व, रिजर्व के लिए भी जर्नल बनेगा, सबके लिए बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है आपका लाभ विभाजन में परिवर्तन से हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन टेक प्लेस। लाभ विभाजन अनुपात में जो चेंज है वो चेंज कब हो सकता है, पहला विथ द म्यूचुअल कॉन्स्टेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की आपसी सहमति से, बिल्कुल नए साझेदार के प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए नया न्यू पार्टनर, बिल्कुल रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बिल्कुल चारों तीनों कंडीशन पे होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। इतना क्वेश्चंस अगर आप लोग अच्छा से करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, सब चीज को डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिए हैं, इतना अगर समझते हैं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप मास्टर हो गए। और इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग जर्नल एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुछ नहीं पूछता है यहां से। जो भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताए हैं, जितना पढ़ाए हैं, जितना बताए हैं, उतना कर लो तो 100% जो है आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिलेबस को कवर कर लिए। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। जो भी दिक्कत, जो भी डाउट, जो भी परेशानी है, बेझिझक कमेंट में मुझसे कमेंट करके पूछना। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए जरूर हूं। चलो एग्जाम का अच्छे तरीके से तैयारी करो। सभी को टेक केयर, सभी अपना अच्छा से ख्याल रखें। सबको बाय।